तो पेंटिंग बनते बनते अचानक से रानी कहती है कि धर्मपाल देखियो जरा मेरे दूध के नीचे चींटी चली दिखे। तो धर्मपाल तुरंत देखने को आता है। तो रानी पेंटर धर्मपाल की आंखों में आंखें डालकर उसे बहुत ही गंदी नजरों से निहारने लगती है। तो यह हरकत देखते ही हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि पिलवाना चारी दिखे है, और फिर अपना घाघरा सा ऊपर करके रानी अपनी बच्चेदानी दिखाने की एक नाकाम कोशिश करती है। लेकिन तभी पेंटर धर्मपाल रानी साहिबा को रोक देता है और कहता है कि अगर ऐसा करते हुए हमें राजा साहब ने देख लिया तो मेरी तो गर्दन ही कटवा देंगे। तो रानी कहती है कि बस इतना ही दम था तेरे में, और फिर वह धर्मपाल को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेती है और बुरी तरीके से चूसने लगती है, और धर्मपाल भी साथ देने लगता है। लेकिन फिर वह खुद को रानी से दूर करते हुए कहता है कि यहाँ करना सही नहीं होगा, और फिर वह रानी से पूछता भी है कि रानी साहिबा क्या राजा साहब नहीं करते आपके साथ? तो इस पर रानी कहती है कि राजा की माजा में मजा नहीं रहा बिल्कुल भी, मुझे तो तुम्हारे जैसे चित्रकार से ही अपना आकार बिगड़वाना है, अब्बा मुझे चित्रकार बनना है। तो अब धर्मपाल रानी साहिबा का चित्र बनाकर अपने घर आ जाता है। तो घर आते ही उस पर उसके घर की मालकिन झपट पड़ती है कि मकान का रेंट कब दोगे? तो धर्मपाल कहता है कि अभी फिलहाल मेरे पास रेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपकी एक पेंटिंग बना सकता हूँ। तो इस पर मकान मालकिन कहती है कि मुझे तुमसे मेरी नंगी तस्वीर नहीं बनवानी, मुझे कल तक किराया चाहिए। अब धर्मपाल अपने घर पर आकर अपनी स्केच बुक खोलता है जिसमें बहुत सारे स्केच होती हैं, और सारी की सारी स्केच बिल्कुल नंगी नमरजात औरतों की होती हैं। कोई टांग उठाओ पड़ी थी, कोई दूध फैलाओ पड़ी है, कोई गुसल खाने में खड़ी होकर मूत रही है, तो कोई उल्टी लेटकर निमंत्रण दे रही है कि आ जाओ मेरे पिछवाड़ा का कोई गाजियाबाद बना दो। यह नंगी तस्वीरें देखने के बाद हम व्यूअर्स इतना तो समझ चुके थे कि धर्मपाल बहुत ही बड़ा वाला लोंडियाबाज इंसान है। अब आगे दिखाते हैं कि महल के अंदर राजा और रानी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखते हैं जिसमें धर्मपाल को भी आमंत्रित किया जाता है। अब जैसे ही अगले सीन में राजा साहब को दिखाया जाता है तो उनकी यह खस्ता और नाजुक हालत देखकर हम व्यूअर्स बच्चलन रानी साहिबा के सारे गुनाह माफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि धर्मपाल पार्टी में आई हुई खूबसूरत हसीनाओं में से अपना शिकार ढूंढने लगता है जिसके वो कपड़े उतरवाकर नंगी करके उसकी तस्वीर बना सके। तो फिर अचानक से पार्टी के अंदर धर्मपाल की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो कि धर्मपाल की ही बनाई हुई रानी की तस्वीर को देख रही थी और कह रही थी कि यह रानी साहिबा तो नहीं लग रही है। तो यह सुनकर धर्मपाल इस लड़की के पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यह लड़की शायद लोंडियाबाज इंसान को पहचान जाती है, इसलिए वह धर्मपाल को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तो यह बात धर्मपाल के गले से नहीं उतरती क्योंकि पहले तो उस लड़की ने उसकी बनाई हुई शानदार तस्वीर में कमी निकाली थी, और दूसरी अगर कोई लड़की किसी एक्सपर्ट लैंडबाज इंसान को भाव न दे तो उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। और धर्मपाल को दो ही तो काम आते थे, एक लड़कियों के नंगे चित्र बनाना और दूसरा लड़कियों को महिला मित्र बनाना। लेकिन आज यह बला की खूबसूरत हसीन लड़की धर्मपाल के दोनों ही टैलेंट पर अपने खून से भरा पीरियड वाला पैड फेंक कर चली गई थी। और यह बात धर्मपाल के सीने में चुभ गई थी। आगे दिखाते हैं कि दूर खड़ा धर्मपाल इस खूबसूरत लड़की को लगातार निहार रहा था और फिर एक स्केच बुक निकालकर उस पर इस लड़की का चित्र बनाने लगता है। लेकिन तभी वहां अचानक से रानी साहिबा आ जाती है। तो धर्मपाल तुरंत बुक को अपनी पॉकेट में छिपा लेता है, लेकिन रानी तो रानी होती है, वह देख चुकी थी कि धर्मपाल किसी को ताड़ रहा था। तो रानी कहती है कि ज्यादा खुजली हो रही है तो ब्याह करवा दूं। और कहती है कि बता किसे देख रहा था? तो धर्मपाल कहता है कि कैसी बात कर रही हो आप, मैं तो ये देख रहा था कि आपकी पार्टी में कोई बिना दावत की तरह घुस गया। तो रानी कहती है कि बताओ ना किसे देख रहे थे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो फिर धर्मपाल उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो रानी कहती है कि चाहिए, ये तो हमारे सेनापति की बेटी भूरी है, इसे तो न जाने कितने राजाओं के भांजे भतीजे देवते पेलने के चक्कर में है, लेकिन इसने ना भी किसी को भी भूरी की खजूरी ना खा पाया अभी तक कोई भी। और जब तुम्हारे जैसा विशेषज्ञ लैंडबाज को भाव ना दिया तो किसी और से तो क्या पटेगी। और फिर रानी कहती है कि लैंडबाज से याद आया, मुझे तो तुमसे काम है। वो भी बहुत जरूरी। तो फिर रानी धर्मपाल को अपना बेटा दिखाती है, यानी कि छानपुरा रियासत का होने वाला राजकुमार, जिनका नाम होता है होने वाले राजकुमार जूनियर गणपतुल्लू। अब रानी धर्मपाल को पूरी बात बताती है कि हमारे हाथ से सिंहासन जाने की कगार पर है, क्योंकि मेरे पति अपने बाप की सगी औलाद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह राजपाट जबरदस्ती और चालबाजी से हत्या लिया था। लेकिन अब जो वो सामने खड़े हैं बादशाह सलामत बहंगा और बहंगे की बहू बहंगी, वह दोनों मेरे पति के कजिन्स हैं और वो अब इस राजपाट को हासिल करना चाहते हैं, जो कि मैं किसी कीमत नहीं होने दूंगी। तो धर्मपाल कहता है कि तो इसमें दिक्कत क्या है, आपका बेटा जूनियर गणपतुल्लू है तो वह राजकुमार बन जाएगा। तो इस पर रानी कहती है कि कैसे बन जाएगा, वो तो किसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है और बिना शादी के कोई भी सिंहासन का वारिस नहीं बन सकता, और राजा साहब का बाजा तो कभी भी बच सकता है। तो धर्मपाल पूछता है कि गणपतुल्लू शादी क्यों नहीं करना चाहता? तो रानी कहती है कि अब तुम्हें कैसे बताऊं? तो धर्मपाल कहता है कि बताओ ना रानी साहिबा, मैं आपका अपना हूं। तो रानी कहती है कि अपना तो है, लेकिन बताऊं कैसे? तो धर्मपाल फिर से जोर देता है कि बताओ ना, बताने में क्या है? तो रानी एकदम से कहती है कि खड़ा ना होता हरामखोर का। और अगर उसकी शादी न हुई तो सारा राजपाट मेरे पति के कजिन्स पर चला जाएगा, यही कानून है इस राज्य का। तो धर्मपाल कहता है कि इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं कोई हकीम
मुस्लिम तो नहीं हूँ। तो रानी एक कविता के जरिए बताती है कि आखिर धर्मपाल को उसके बेटे गणपटुल्लू के लिए क्या करना है, कि योनि की आत्मा भी थर थर कांपे, औजार को बना देना जालिम यमदूत, बिना जंग के भी तोप तनी रहे, आंडों में भरना है इतना बारूद। दोनों गोटे बने प्रेम चोपड़ा और औजार लटके जैसे विलन रंजीत, पेशाब के रास्ते निकले जापानी तेल और टट्टी के रास्ते निकले शिलाजीत। तो यह कविता सुनने के बाद धर्मपाल कहता है कि रानी साहिबा कविता तो बहुत महान थी, लेकिन आपके बेटे राजकुमार गणपटुल्लू को मर्द बनाने के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो रानी कहती है कि जितनी अशरफी चाहो मांग सकते हो। तो इस पर धर्मपाल कहता है कि मुझे अशरफी नहीं, भूरी की गच्ची के अंदर की बर्फी चाहिए। तो रानी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम मेरे बेटे को मर्द बनाओ, मैं तुम्हें भूरी दिलवाऊंगी। तो फिर क्या था, फिर तो धर्मपाल अपना बोरिया बिस्तर ठाकर महल में ही आ जाता है और अब वह राजकुमार गणपटुल्लू के पास आता है। लेकिन राजकुमार गणपटुल्लू कहते हैं कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तो धर्मपाल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पूछता है कि लुल्ली खड़ी हुई नहीं होती तो इस पर गणपटुल्लू कोई रिएक्शन नहीं देता। तो फिर धर्मपाल इनको अपनी डेंजर डायरी में कुछ चित्र दिखाता है, जिनको देखते ही गणपटुल्लू का लुल्ला हरकत करने लगता है और वह मचलने लगता है। और फिर धर्मपाल गणपटुल्लू को सारी बदतमीजी करने वाली बातें सिखा देता है और कहता है कि ये जो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल हैं, तुम्हें क्या लगता है इनको एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत थी? बिल्कुल भी नहीं। इनको संभोग का सीक्रेट पता चल चुका था। यह 4 प्ले करते थे, चुम्मा चाटी करते थे, 69 करते थे, तभी तो एक दूसरे के लिए जान देते थे। तुम्हें क्या लगता है बिना औजार और बिना मौत के कुएं के मोहब्बत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सम्मानजनक राजकुमार जूनियर गणपटुल्लू, आपके औजार ने एक बार मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। तो अब धर्मपाल को लगता है कि उसने राजकुमार गणपटुल्लू को तैयार कर दिया है। तो वह रानी साहिबा से बात करने के लिए जाता है कि रानी साहिबा, सलमान खान मैंने तैयार कर दिया है, बस आप काला हिरन बस अब काला हिरन चाहिए इसलिए मैं राजकुमार गणपटुल्लू को घुमाने के लिए दूसरे राजपाट ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां एक राजकुमारी देखी है मैंने, बेहद खूबसूरत है। तो इस पर रानी कहती है कि अच्छा, मुठमुन्नी के बारे में बात कर रहे हो, वो तो अभी बच्ची है। तो धर्मपाल कहता है कि बच्ची कैसे कह सकते हो आप, मुठमुन्नी नाम है उसका। दोनों चुच्ची के दाने ऐसे दोनों चुच्ची के दाने ऐसे कर रखे हैं मोटे मोटे तो रानी इजाजत दे देती है कि तुम ले जा सकते हो। तो अब रास्ते में धर्मपाल राजकुमार गणपटुल्लू को सब समझा देता है कि लड़की के नाम पर मत जाना, नाम मुठमुन्नी है लेकिन बहुत कोमल है, गुलाब की तरह, और तुम्हारे हार्मोन्स इस टाइम मिसाइल पर सवार हैं, कभी जाते ही काम प्रैक्टिस कर दो। और फिर धर्मपाल राजकुमार गणपटुल्लू को थोड़ा छपरी टाइप के कपड़े पहना देता है, क्योंकि लड़कियों को छपरी जल्दी पसंद आ रहे हैं। हम व्यूअर्स न जाने कब से फ्लर्टिंग स्किल्स सीख रहे हैं, लेकिन लड़की 2 मिनट में लाल पीले बालों वाले छपरी से पट जाती है। अब यह दोनों महल पहुंच जाते हैं और धर्मपाल का तो एक ही काम था, वह चित्र बनाने की शुरुआत करता था और चित्र बिगाड़ने तक पहुंच जाता था। तो यहाँ महल के अंदर वह राजकुमारी मुठमुन्नी का चित्र बनाते बनाते उनकी तारीफ पेलनी शुरू करता है, जिससे राजकुमारी मुठमुन्नी शर्मा शर्मा कर हंसने लगती है। तो फिर धर्मपाल राजकुमार गणपटुल्लू की तारीफ करना शुरू करता है कि इनसे मिलो, ये है महावीर, सूरवीर, परम ज्ञानी, एक दिन में अकेले ही 25 सुअरों का शिकार करने वाले शिकारियों के शिकारी राजकुमार गणपटुल्लू। तो राजकुमार गणपटुल्लू को देखते ही राजकुमारी मुठमुन्नी का सीना उभरने लगता है, मतलब उनके स्तन टाइट होने लगते हैं। धर्मपाल तो एक्सपर्ट था, उसे पता था कि दूध में उबाल आए तो गैस उतार लो और दूध में उबाल आए तो उन्हें मसल लो तो वह मौके की नजाकत को देखते हुए वहां से रपट लेता है, मतलब गणपटुल्लू और मुठमुन्नी को अकेला छोड़ देता है। और फिर क्या था, फिर तो एक बार गणपटुल्लू शर्माता है, लेकिन मुठमुन्नी तो खुद ही उठती है और गणपटुल्लू का हाथ अपने सीने पर रखवा लेती है, जिससे गणपटुल्लू का टुल्लू पंप भी रेडी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से लिपट जाते हैं। और फिर तो बगीचे में ले, कहीं महल की छत पे ले, कहीं तहखाने में ले, कहां कहां राजकुमार गणपटुल्लू अपना टुल्लू पंप नहीं चलाते। तो धर्मपाल अब यह खुशखबरी रानी साहिबा को देता है, जिससे रानी को बहुत ज्यादा चैन पड़ती है। तो अब रानी धर्मपाल को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये लो तुम्हारी मजदूरी का इनाम। तो धर्मपाल रानी को उसका वादा याद दिलाते हुए कहता है कि मुझे मजदूरी का इनाम नहीं बल्कि भूरी का बादाम चाहिए, जैसा कि आपने वादा किया था। तो इस पर रानी कहती है कि मैंने काफी कोशिश की, लेकिन भूरी हरामन निकली पूरी, वह मेरे खोपचे में नहीं फंस पाई, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो धर्मपाल कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की मेरे लिए, यही काफी है। और कहता है कि आप भी देख लेना, एक दिन भूरी की खजूरी मैं जरूर खाऊंगा। तो अब रानी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे गणपटुल्लू और मुठमुन्नी की शादी में जरूर आना होगा। तो अब यह शादी अच्छे से निपट जाती है और रानी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब गणपटुल्लू राजपाट का वारिस बन जाएगा। लेकिन धर्मपाल इस शादी में मायूस खड़ा था, क्योंकि वह भूरी से बात तक नहीं कर पाया। तो अब शादी हो जाने के बाद धर्मपाल भी वहां से चला जाता है और अपनी पेंटिंग बनाने में लग जाता है। लेकिन तभी रानी सिपाहियों द्वारा धर्मपाल को बुलावा भेजती है। धर्मपाल तुरंत महल में आ जाता है। रानी कहती है कि बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। तो धर्मपाल कहता है कि क्या हुआ। तो रानी भी पूरी दीवानी होती है, वह बिना कविता के अपनी कोई समस्या नहीं बताती थी। तो वह धर्मपाल के सामने अपनी समस्या रखती है, वो भी एक कविता के जरिए, कि मैंने तो सोचा था दुल्हन अभी बच्ची है और चरित्र है उसका सच्चा, मुठमुन्नी लेकर फिर रही है पेट में पूरे 5 महीने का बच्चा। अभी तो मेरे पोता होता, अभी टाइम था मेरा विश्राम का। 4 महीने में अगर बच्चा होगा तो पूरा राजपाट कहेगा हराम का
तो यह सब सुनते ही धर्मपाल चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब राजकुमार गणपटुल्लू इतने भी बड़े गणपटुल्लू नहीं थे, उन्होंने 5 महीने पहले ही मुठमुन्नी की चुन्नी मुन्नी पीट दी थी। तो रानी कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, अगर बादशाह सलामत बहंगा और उनकी रानी बहंगी को पता चल गया तो वो उस शादी को भी नाजायज ठहरा देंगे और फिर मेरा बेटा गणपटुल्लू राजा कैसे बन पाएगा। तो तभी धर्मपाल अपना दिमाग लगाता है और वह कहता है कि हमें गणपटुल्लू और मुठमुन्नी को इस राजपाट से दूर भेजना होगा, फिर 4 महीने में बच्चा हो जाएगा, लेकिन हम उस बच्चे को 9 महीने बाद इस महल में लेकर आएंगे और कह देंगे कि बच्चा तंदुरुस्त हुआ है। तो इस बात पर रानी का मन धर्मपाल के होंठ चूसने का करता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है कि पहले इस परेशानी से निकलूं, पानी तो मैं कभी भी निकलवा लूंगी। तो अब राजपाट में ऐलान कर दिया जाता है कि हजरात हजरात हजरात, राजकुमार गणपटुल्लू ने राजकुमार मुठमुन्नी की योनि में बीज डाल दिया है। बच्चा से ठीक 9 महीने बाद होगा और तब तक राजकुमारी मुठमुन्नी से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हजरात हजरात हजरात, अस्सलाम वालेकुम बजा रे। लेकिन इस बार धर्मपाल फ्री में रानी की मदद नहीं करता, वह एक चाल चलता है। वह कहता है कि रानी साहिबा, राजकुमारी मुठमुन्नी की हिफाजत के लिए एक महिला सिपाही होना जरूरी है जो कि बेहद खूबसूरत हो। तो रानी तुरंत समझ जाती है कि धर्मपाल सेनापति की बेटी भूरी लेना चाहता है और इस बार धर्मपाल यह मौका नहीं छोड़ने वाला। लेकिन रानी को पूरा विश्वास है कि भूरी की आज तक कोई नहीं ले पाया, तो धर्मपाल कहां से ले पाएगा। तो वह धर्मपाल से शर्त लगाती है कि अगर तुमने वहां रहने तक भूरी की ले ली तो मैं तुम्हें एक अलग से महल दूंगी और इस राजपाट में एक नौकरी भी। लेकिन अगर तुम भूरी की नहीं ले पाए तो तुम्हें मुझे सारी उम्र पेलते रहना होगा, भले ही मेरी योनि कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन तुम मुझे पेलते रहोगे। शर्त बहुत भयानक सी थी, लेकिन धर्मपाल को भी अपनी लैंडबाजी वाली स्किल्स पर पूरा भरोसा था, तो वह शर्त लगा लेता है। अब रानी भूरी से इन सब के साथ जाने के लिए बोलती है, तो भूरी के पिता अपने सेनापति होने का पूरा धर्म निभाते हुए भूरी को साथ जाने के लिए बोल देते हैं। बेचारे भूरी के पिता को क्या पता था कि भूरी को किस वजह से ले जाया जा रहा है। तो यहाँ भूरी कहती है कि महारानी, क्या मैं जाने से पहले कूट से मिल सकती हूँ। तो रानी पूछती है कि ये कूट कौन है। तो भूरी बताती है कि कूट मेरा मंगेतर है। तो यह सुनते ही धर्मपाल के दिल पर छुरियां चलने लगती है और मनी मन धर्मपाल भूरी के मंगेतर कूट को कूटने की प्लानिंग भी बना लेता है। लेकिन यहाँ रानी खुश हो रही थी क्योंकि वह शर्त जीत रही थी। तो अब यह सब उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। बेचारी भूरी अपने मंगेतर से दूर जाने से दुखी थी। अब दूसरी जगह पर आते ही धर्मपाल अपनी चालबाजी शुरू करता है। वह भूरी को गुड नाइट कहता है, वो भी उसका हाथ चूम कर। तो यहाँ भूरी समझ चुकी थी कि यह आदमी लकीर का फकीर है, मतलब फुल टाइम पेलू। अब मुठमुन्नी की देखभाल में दिन गुजरने लगे थे। धर्मपाल रोज भूरी के करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन भूरी की कच्ची उतारने की मंजूरी तो अभी भूरी के मंगेतर कूट को भी नहीं थी। उसको भी बोला गया था कि बाबू शादी के बाद ही करेंगे। धर्मपाल रोज अपनी सारी बात चिट्ठी के जरिए महारानी को भेजता रहता था। एक रोज धर्मपाल सो रहा था कि तभी वह कुछ आवाज सुनता है कि भूरी रात के 3 बजे उठकर कहीं जा रही है। तो वह पीछा करता है तो पता चलता है कि भूरी अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही है और वह धर्मपाल को भी चलने के लिए बोलती है। धर्मपाल पूरे रास्ते बात करता हुआ जाता है, मतलब कि धर्मपाल का जाल भूरी के चारों ओर बिछता जा रहा था। अब घुड़सवारी से लौटने के बाद धर्मपाल को खबर मिलती है कि बादशाह सलामत बहंगा और उनकी बेगम बहंगी आई है, क्योंकि उनको शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है जो राजकुमार गणपटुल्लू और रानी मुठमुन्नी को महल से दूर रखा गया है। तो धर्मपाल तुरंत दौड़कर उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है, लेकिन वह धर्मपाल के छत्ते पर चढ़ के आते हैं कि जानता है किसे रोक रहा है तू। लेकिन तभी वहां गणपटुल्लू आ जाता है और वह दोनों को अंदर आने से मना कर देता है कि राजकुमारी मुठमुन्नी से कोई नहीं मिल सकता, वो बीमार है। तो अब यह दोनों वापस लौट जाते हैं, लेकिन इनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यह इसी जगह के आसपास रहने का फैसला करते हैं और पास के एक होटल में जाकर वहां के वेटर से बात करते हैं कि इस वक्त महल के अंदर कौन कौन सी दासी काम कर रही है। तो यह वेटर 5 रुपए लेकर खबर देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जब भी पता चलेगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। अब महल के अंदर धर्मपाल को नींद नहीं आ रही थी, तो वह 3 बजे के करीब महल से बाहर आकर टहलने लगता है। लेकिन टहलते टहलते उसे जैकपॉट हाथ लगता है। वह देखता है कि सूरज की ताजा किरणों के साथ झील के ठंडे पानी को गर्म करते हुए भूरी नंगी होकर उसमें नहा रही थी और जहां धर्मपाल खड़ा था वहां से सिर्फ भूरी के पिछवाड़े की लकीर ही दिख रही थी। तो यहाँ धर्मपाल तो पागल सा हो जाता है। वह किसी औरत का ऐसा बदन पहली बार देख रहा था। भूरी के नंगे बदन को देखकर साफ लग रहा था कि कुदरत ने जिस्म पर बड़े प्यार से रंदा मारा है। तो इसी चाहत में धर्मपाल रानी साहिबा को एक चिट्ठी लिखता है और इस चिट्ठी में वह एक कविता के जरिए बताता है कि आखिर उसने भूरी के पिछवाड़े की कैसी लकीर देखी। वह लिखता है कि इंडिया यहाँ होता और पाकिस्तान यहाँ होता तो वो कभी ना मांगते कश्मीर, क्योंकि 7 अजूबों से भी ज्यादा सुंदर है भूरी के पिछवाड़े की लकीर। भीख ही मांगनी पड़ जाए भले ही धनवान भी बनेंगे फकीर, क्योंकि 7 अजूबों से भी ज्यादा सुंदर है भूरी के पिछवाड़े की लकीर। इस लकीर को देखकर शैतान भी हरा, सख्त लोंडों के लिंग से छूट गया फुवारा, हर मर्द के औजार ने पूरा सम्मान दिया, शादीशुदा हो चाहे या हो फिर कुंवारा। ये लकीर न देखी होती तो सूरदास भी
बन जाते, लेकिन अब बनना पड़ेगा कबीर, क्योंकि 7 अजूबों से भी ज्यादा सुंदर है भूरी के पिछवाड़े की लकीर। पगला गया हूँ जब से उसको देखा है नंगी, रोज रात को तंबू बन जाती है मेरी साउथ इंडियन लुंगी। मेरा औजार तो नींद में भी बोल रहा है, न जाने कब तक उसकी योनी रहे गूंगी। रोज नाइटफॉल के रूप में रात को मेरी निकल जाती है खीर, क्योंकि 7 अजूबों से भी ज्यादा सुंदर है भूरी के पिछवाड़े की लकीर। क्योंकि 7 अजूबों से भी ज्यादा सुंदर है दोस्तों भूरी के पिछवाड़े की लकीर। अब इस कविता के बाद धर्मपाल कहता है कि मैं कितना भी भूरी के बारे में लिख दूं यह बहुत कम है। अब धर्मपाल चिट्ठी के जरिए रानी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह अब जान गया था कि भूरी रोज सुबह उगते सूरज के साथ यहाँ नंगी होकर नहाती है। अब वह रोज यहाँ आएगा और उसकी पेंटिंग बनाएगा। इससे धर्मपाल को 2 प्रकार के फायदे नजर आ रहे थे। एक तो वह भूरी की यह खूबसूरत पेंटिंग बनाकर चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति ला देगा, और दूसरा जब वह पेंटिंग खुद भूरी देखेगी तो वह खुद ही मेरी दीवानी हो जाएगी, जिससे वह रानी से शर्त भी जीत जाएगा और भूरी की बुर भी प्राप्त कर सकेगा। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, जहां धर्मपाल एक तरफ तो धीरे धीरे भूरी की पेंटिंग बना रहा था और दूसरी तरफ भूरी को अपनी लैंडबाजी वाले टैलेंट से पटाने की कोशिश कर रहा था। धर्मपाल अपने दिमाग की 100% क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था और दिखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद भूरी धर्मपाल से पिल जाएगी, लेकिन वही दूसरी तरफ हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि भूरी चुपचाप से पीछे के दरवाजे से अपने मंगेतर कूट को बुलाती है, लेकिन इस बार वह उससे कहती है कि हम ऐसे नहीं मिल सकते। तो यहाँ हम व्यूअर्स को लगने लगता है कि शायद भूरी धर्मपाल के लैंडबाजी वाले टैलेंट से बस हार मानने वाली है। लेकिन अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुठमुन्नी को बच्चा पैदा होने वाला दर्द होता है, उसकी आरबनाल फट जाती है, मतलब कि पानी की थैली। तभी सबके सब मुठमुन्नी के रूम की तरफ दौड़ते हैं। किसी के हाथ में गर्म पानी होता है तो किसी के हाथ में सरसों का तेल, किसी के हाथ में तौलिया तो किसी के हाथ में बच्चा खींचने का गुलेल, तो किसी के हाथ में तौलिया तो किसी के हाथ में बच्चा खींचने की गुलेल। तो फाइनली उए की आवाज आ जाती है, मतलब बच्चा बच्चेदानी से बाहर आ गया है। तो धर्मपाल तुरंत 2 किलो लड्डू का ऑर्डर कर देता है और तुरंत ही रानी भी वहां आ जाती है और वह आते ही धर्मपाल से पूछती है कि बच्चा कैसा है। तो धर्मपाल कहता है कि फिक्र मत करो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। तो यहाँ रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह तो बच्चे को देखकर पागल सी हो जाती है। अब सब कुछ निपट जाने के बाद रानी यह कहकर वहां से चली जाती है कि बच्चे के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। अब धर्मपाल एक औरत को महल के अंदर लेकर आता है जो कि इसी इलाके की रहने वाली थी, और हम व्यूअर्स देखते हैं इस औरत के दुद्दू बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स सोचते हैं कि भला धर्मपाल ये बड़े दुद्दू वाली औरत को महल के अंदर क्यों लेकर आया है। तो कुछ टाइम बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यह औरत बच्चे को दूध पिलाने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि अगर जच्चा मुठमुन्नी बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसके दुद्दू लटक जाएंगे, जिससे सभी को शक होगा कि जरूर मुठमुन्नी किसी को काफी टाइम से दूध पिला रही है। और ये सारा धर्मपाल भी तो बिल्कुल दुधारू औरत लाया था, वो भी बड़े दुद्दू वाली। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बादशाह सलामत बहंगा और बहंगी दोनों उसी वेटर से मिलने आते हैं। तो यहाँ वेटर बताता है कि उसे पता चला है कि महल में एक नई औरत को काम पर रखा गया है, और फिर यह वेटर इनको उस औरत के पति से भी मिलवा देता है। और औरत का पति शराब के नशे में बहंगों के आगे सब राज खोल देता है कि उसकी वाइफ महल में किसी बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाती है, क्योंकि मेरी बहू लिमिट से ज्यादा दुधारू है। तो यहाँ दोनों बहंगे खुशी से उछल पड़ते हैं कि हमें पता था दाल में जरूर कुछ काला है। तो यह दोनों दुधारू औरत के पति से एक डील करते हैं कि अगर वह उस बच्चे को हमें लाकर देगा तो वह उसको राजपाट में एक बहुत बड़ा पद देंगे जब उनके हाथ में सत्ता होगी। उधर दिखाते हैं कि धर्मपाल की नंगी पेंटिंग अब लगभग पूरी हो चली थी, तो वह पेंटिंग को ढककर वापस लौटने लगता है। तो झील से महल तक पहुंचने में उसे थोड़ा वक्त लग जाता है, तो भूरी धर्मपाल से पहले ही वहां पहुंच जाती है। तो वह धर्मपाल को जंगल की तरफ से आता देखकर पूछती है कि कहां गए थे। तो धर्मपाल बताता है कि वह पेंटिंग करने जाता है रोज। तो भूरी पेंटिंग दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन धर्मपाल इस तरीके से भूरी को पेंटिंग नहीं दिखा सकता था। तो वह भोसले की पेंटिंग को झोपड़े की पेंटिंग बताकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन भूरी जबरदस्ती पेंटिंग देखने की कोशिश करती है। तो धर्मपाल उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों के नैन मटक्के हो जाते हैं। धर्मपाल का हाथ पकड़ने के स्पर्श से भूरी गीली तो 1000% हो चुकी थी, और यह दोनों एक दूसरे को लिपटने ही वाले होते हैं कि एक रंडी का नौकर आ जाता है और कहता है कि धर्मपाल को रानी बुला रही। तो धर्मपाल चला जाता है और हम व्यूअर्स एक अचंभित दृश्य देखने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस सीन से हम व्यूअर्स को यह पता चल चुका था कि भूरी शायद धर्मपाल के प्यार में पड़ चुकी है। आगे दिखाते हैं कि रानी धर्मपाल से कहती है कि बादशाह सलामत बहंगा और बहंगी दोनों यहाँ आने की जिद कर रहे हैं, वह हर हाल में यहाँ आना चाहते हैं और अब हम मना भी नहीं कर सकते। और रानी कहती है कि मुठमुन्नी के पेट पर कपड़े बांधने होंगे ताकि वो अभी 5 महीने की जच्चा लग सके और बच्चे को भूरी लेकर कहीं छिप जाएगी। वह दोनों संडे को यहाँ आने वाले हैं। तो धर्मपाल कहता है कि फिक्र ना करें महारानी, मैं सब संभाल लूंगा। तो अब रानी धर्मपाल से भूरी के बारे में पूछती है कि मामला कहां तक पहुंचा। तो धर्मपाल बताता है कि बस लोहा गर्म कर दिया गया है, हथौड़ा मारने वाला हूँ। जिस दिन भी उसको उसकी नंगी पेंटिंग दिखाऊंगा तो उसका जिस्म उसके काबू में नहीं रहेगा, उसकी योनि एकदम पानी छोड़ देगी और वह मेरा लेने के लिए पागल हो जाएगी। लेकिन आज शायद धर्मपाल की किस्मत खराब थी। उसकी यह बात भूरी बाहर खड़ी होकर सुन लेती है और बात सुनते ही वह धर्मपाल के रूम की तरफ जाती है और अपनी पेंटिंग देखती है
और साथ में धर्मपाल की वो डायरी भी देखती है जिसमें उसने भूरी के बहुत सारे नंगी स्केच बना रखी थी, वो भी इमेजिन कर करके। ज्यादा तो पिछवाड़े की लकीरें ही कैद थी। तो अब भूरी धर्मपाल की यह डायरी छिपा लेती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तो वह अब गुस्से में जंगल की तरफ आ जाती है जहां से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह एक सख्त लोंडिया होने का दावा करती थी, लेकिन धर्मपाल उसे कई बार गीली कर चुका था और वह प्यार नहीं था, बस धर्मपाल की आर्ट थी। तो यहाँ भूरी का ईगो हर्ट हुआ था, तो अब वह धर्मपाल से बदला लेना चाहती है। तो अब अगली सुबह धर्मपाल उठता है और अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए झील पर जाता है। यहाँ उसे इंतजार करते करते काफी वक्त हो जाता है, लेकिन भूरी आज झील पर नहाने नहीं आती। तो धर्मपाल निराश होकर महल लौट आता है। तो महल आते ही भूरी धर्मपाल से कहती है कि माफ करना, आज मैं झील पर नहाने नहीं आ पाई, और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वो मेरी पेंटिंग पूरी करो। तो यह सुनते ही धर्मपाल चौंक जाता है कि भूरी को पहले से ही पता था कि मैं उसकी पेंटिंग बना रहा हूँ। तो भूरी कहती है कि तैयार रहना, आज दोपहर लंच के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और नंगी हो जाऊंगी, तुम वहीं मेरी पेंटिंग कंप्लीट करना। और फिर भूरी धर्मपाल की जांग सहलाने लगती है और चुपके से वह नंगी डायरी धर्मपाल की जेब में रख देती है। धर्मपाल को इल्म ही नहीं था कि भूरी ने क्या प्लानिंग की है। तो अब महल में बासा सलामत बहंगा और बहंगी आने वाले होते हैं। तो मुठमुन्नी के पेट पर तकिया बांध दिया जाता है ताकि उनको लगे कि अभी तो बच्चा अंदर ही है। तो अब लंच पर बहंगा और बहंगी आ जाते हैं और इधर धर्मपाल भी आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको भूरी की मिलने वाली थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दुधारू औरत का पति बच्चा चुराने के लिए महल के अंदर आ जाता है। वह देखता है कि उसकी खुद की पत्नी दुधारू औरत सो रही है। वह मुठमुन्नी का बच्चा चुराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक से दुधारू औरत की आंख खुल जाती है और वह उसके पीछे दौड़ पड़ती है। इधर लंच की टेबल पर अचानक से बासा सलामत बहंगा कहता है कि बहुत हुआ नाटक रानी साहिबा, और बहंगी जाकर मुठमुन्नी के कपड़े फाड़ने ही वाली होती है कि तभी यह सब शोर सुनते हैं कि आदमी बच्चा चुराकर भाग रहा है। तो यह देखते ही मुठमुन्नी के कपड़े फटने से बच जाते हैं, वरना आज तो यही नंगी हो जाती। तो बच्चे का नाम सुनते ही लंच पर बैठे सभी लोग उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब यह आदमी बच्चा लेकर अपने घर आ जाता है और सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ बहंगा कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ रानी जी, लेकिन तभी भूरी अपना धर्म निभाते हुए एक चाल चलती है। वह कहती है कि यह बच्चा मेरा है। तो यह सुनते ही सब चौंक पड़ते हैं। तो रानी और धर्मपाल कहने लगते हैं कि हाँ हाँ यह बच्चा इसी का है। तो तभी बहंगी अपनी एक आंख घुमाते हुए कहती है कि अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो इसका बाप भी होगा। तो वह कहती है कि इस बच्चे का बाप है पालों के पाल महान धर्मपाल। तो यह सुनते ही धर्मपाल तो फूले ही नहीं समाता। वह कहता है कि मेरी बहू कोई हाथ न लगा दियो। तो बासा सलामत बहंगा और बहंगी कहते हैं कि अगर यह तुम्हारा पति है तो उसका सबूत दो। तो यहाँ भूरी फंस जाती है, लेकिन तभी उसको धर्मपाल की डायरी के बारे में याद आता है जो उसने उसकी पॉकेट में डाल दी थी। तो वह धर्मपाल से वह डायरी निकालने के लिए बोलती है। धर्मपाल डायरी निकालने से डरता है क्योंकि उसे पता था कि उसमें आतंक ही आतंक है, लेकिन भूरी जबरदस्ती धर्मपाल की पॉकेट से डायरी ले लेती है और यह डायरी बहंगा और बहंगी को दिखा देती है कि देखो, एक पत्नी सिर्फ अपने पति को ही ये छेद वाली स्केच बनाने देगी। मैं रोज इनके सामने नंगी होती हूँ, ये रोज मेरी स्केच बनाते हैं। लेकिन तभी वहां भूरी का मंगेतर कूट पता नहीं कहां से आ जाता है और वह भूरी की नंगी तस्वीर देख लेता है। तो बासा सलामत बहंगा और बहंगी तो लज्जित होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन धर्मपाल तो चक्कर खाकर गिर जाता है क्योंकि उसकी पोल आज सबके सामने भूरी ने खोल दी थी। तो धर्मपाल तो क्या कूट को कूटता, कूट ही धर्मपाल को कूट देता है और कहता है कि कल सुबह तेरा पूरा इलाज कर दूंगा। अब अगली सुबह कूट ने धर्मपाल को गोली मारने का पूरा इंतजाम किया होता है। वह धर्मपाल को गोली मारने ही वाला होता है कि वहां भूरी आ जाती है और वह कूट को किस कर लेती है और सारी बात समझा देती है कि ये साला तो है ही नंगा आदमी, और रानी भी दूर से देख रही होती है। तो कूट धर्मपाल को बख्श देता है। अब एक साल बाद रानी तगड़ा प्रोग्राम रखती है जिसमें फिर से रानी की ही सत्ता आ जाती है और बासा सलामत बहंगा और बहंगी को कुछ भी हासिल नहीं होता। बेचारा धर्मपाल अभी भी भूरी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि भूरी तो बहुत बड़ी सूरी निकली, और रानी द्वारा भूरी को बहुत बड़ा सम्मान भी दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही सारा खेल हो पाया और धर्मपाल को कुछ भी नहीं दिया जाता और साथ में ही वह शर्त भी हार चुका था। तो शर्त के अनुसार रानी बिस्तर पर धर्मपाल की रेल बना देती है, उससे बिल्कुल निचोड़ देती है, जिसकी वजह से बेचारा धर्मपाल सुबह को लंगड़ाते हुए रानी के कमरे से निकलता है। मतलब रानी की बच्चेदानी में बहुत दम था, वह धर्मपाल के साथ दबा दबाकर संभोग करती है। तो अब रानी की हवस से बचने के लिए धर्मपाल रोम चला जाता है जहां उसको उसकी कला निखारने का और भी मौका मिलता है। लेकिन लैंडबाज इज ऑलवेज लैंडबाज। तो वह थिएटर के सबसे पीछे की सीट लेता है और दूरबीन से आज भी औरतों के दुद्धों की धारी देखता है। तो एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे देखकर लाइन देती है तो वह नजर चुरा लेता है और उसकी आंख में आंसू होते हैं। तो इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए एक कविता भी छोड़कर जाती है। खूबसूरत बदन से अपनी निगाहें भला कैसे हम व्यूअर्स हटा लें, पसंद तो आ रही है रशियन योनी फिर अफ्रीकन बुर क्यों पटा ले। मरने के बाद जब ऊपर वाला पूछेगा कि जीवन में कितना सुख था, हम व्यूअर्स कहेंगे नरक में ही रोक लो, उधर नरक से भी ज्यादा दुख था। हम व्यूअर्स को तो शायद ऊपर वाला बनाकर भूल ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक जिंदा है हंसते रहेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सब्सक्राइब कर लेना बस।